बंद करता हूँ। तो चैप्टर के एंड तक आ गए हम लोग। शुरू किया था कि सॉलिड के बारे में, क्या था सॉलिड, दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। वन इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन, वन इज कॉल्ड एज एमॉर्फस। एमॉर्फस वाला रास्ता छोड़ दिया, गए क्रिस्टलाइन के साइड में। आगे चार पार्ट में डिवाइड हो गया रास्ता, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, आयनिक और नेटवर्क सॉलिड। उसके बाद देखा कि जो भी सॉलिड होता है वो सॉलिड लैटिस पॉइंट का बनता है, और लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट को हमने बोला था स्पेस लैटिस, और वहां से जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसको बोला था हमने यूनिट सेल। उसके बाद हमने यूनिट सेल के टाइप्स देखे थे। कॉर्नर पे पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा, एज सेंटर पे अच्छा होगा, फेस सेंटर पे क्या होगा, बॉडी के सेंटर में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ए टाइप अरेंजमेंट क्या होता है, एबी टाइप का अरेंजमेंट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, रेडियस रेशियो कितना रहेगा, सब कुछ। उसके बाद हमने देखा था क्रिस्टल लैटिस या तो क्रिस्टल सिस्टम। कितने टाइप के थे, 7। सीटी वो एमए का थे, 3 to 4 to 1 वाला। तो हो गया था, उनके डिफरेंट अरेंजमेंट टेक्स्ट बुक में दिए हैं, इसमें एंगल चेंज किया हुआ है, लेंथ को चेंज किया हुआ है। ये होने के बाद पैकिंग एफिशिएंसी देख लिया और पता चला कि इस सॉलिड में पैकिंग एफिशिएंसी इतना रहेगा। अब यहाँ तक हम लोग यही मान के चल रहे थे कि जो भी कोई सॉलिड है, जिस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है तो उसको हमने बोला था क्रिस्टलाइन। बट एट द एंड ये पता चला कि ऐसा कोई भी सॉलिड नहीं है जिसमें 100% पार्टिकल्स क्या करेंगे, रेगुलरिटी को शो करेंगे। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पार्टिकल्स मतलब लाखों में 2 या 10 लेकिन है इरेगुलर, तो इसको हमने बोला था डिफेक्ट। हाँ, उसका क्वांटिटी भले ही कम है लेकिन वो डिफेक्ट शो करता है। तो बिना डिफेक्ट वाला पार्टिकल मतलब सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि टोटल के क्वांटिटी में इरेगुलरिटी बहुत कम है तो उसको निग्लेजिबल मान के चलते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। तो डिफेक्ट हो गया, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट से शुरू किया था, इक्विलिब्रियम डिफेक्ट से खत्म कर दिया, फिर डेंसिटी को साथ लेके टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। अब हमको देखना है कि जो भी सॉलिड है, इस सॉलिड के दो तरीके के प्रॉपर्टीज आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो कि आपका फिजिक्स में चल रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से किस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जितने भी सॉलिड हमको मिले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते थे, मतलब इस रूम टेम्परेचर के ऊपर भी वो कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए हमने आयरन का रॉड यहाँ रखा, इस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल, इस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो कर रहा है, मतलब वो इट इज अ कंडक्टर। तो उसको उन्होंने नाम क्या दिया, कंडक्टर। और ये नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ कर रहा है, और नॉर्मल कंडीशन में बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो कर रहा है, और नॉर्मल कंडीशन में जो बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा उसको बोलेंगे कंडक्टर। कुछ सब्सटेंस ऐसे थे कि उनको वो कंडक्टिविटी शो ही नहीं कर रहे, तो इसको हीट किया गया। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे थे नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम मतलब कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ज्यादा कर रहे हैं। तो पहला सब्सटेंस कौन सा था, नॉर्मल कंडीशन में ही कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा शो कर रहा है। दूसरे सब्सटेंस वो थे जो नॉर्मल कंडीशन में बहुत कम कंडक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वगैरह कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और कुछ सब्सटेंस ऐसे थे कि जिन्होंने नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी शो नहीं किया और हाई टेम्परेचर के ऊपर भी कंडक्टिविटी शो नहीं किया। तो 3 टाइप के सब्सटेंस मिले, कंडक्टिविटी 0, कंडक्टिविटी वेरी हाई, कंडक्टिविटी मॉडरेट रेंज। और इस बेसिस पे उन्होंने सॉलिड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन था उसको उन्होंने कहा था कंडक्टर, क्या कहा था, कंडक्टर। दूसरे को कहा था सेमीकंडक्टर और तीसरे को कहा था इंसुलेटर। क्या कहा था, इंसुलेटर। नॉर्मली कंडक्टिविटी 2 तरीके की होती है, एक होता है आयोनिक कंडक्टिविटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। उनमें डिफरेंस क्या होगा,
जो कंडक्टिविटी आयंस की वजह से होती है दैट इज कॉल्ड एज आयनिक कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू दैट इज कॉल्ड एज। अभी मैंने बोला मेरे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर, नो आयन, नो सॉल्ट, कंडक्टिविटी शो करेगा नहीं करेगा? क्यों? प्योर वाटर में आयंस भी नहीं है, सॉल्ट तो ही निकाल दिया हमने, और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। उसके अंदर थोड़ा सा इनिशियल ऐड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, कंडक्टिविटी किसकी वजह से? तो उसको बोलेंगे आयनिक कंडक्टिविटी। मेरे पास आयरन का रॉड है, ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है, किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जब ये तो कंफर्म हो गया कि तीन टाइप के सब्सटेंस है, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, तो बाद में ये पता करने की कोशिश की गई कि ये ऐसा होता क्यों है और ये क्यों होता है, ये समझना है तो दो बातें पता होनी चाहिए। एक होता है वैलेंस बैंड, क्या होता है? वैलेंस बैंड, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड। अब एग्जैक्टली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो है, लेकिन मैं उसके जैसे उसको सिमिलर वे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास है यहाँ पे 1s ऑर्बिटल, उसके बाद मेरे पास है 2s ऑर्बिटल, और उसके बाद मेरे पास है 2p ऑर्बिटल, और यहाँ रहेगा 3s। 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3s के पास 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, सबसे कम एनर्जी किसका है? 1s। और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन है? 2p के ऊपर कौन है? 3s के ऊपर कौन रहेगा? 3p के ऊपर। कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? कौन से? 3p 4s। इनमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन है? समझ में आ रहा है? सेम टाइप का कांसेप्ट मैंने आपको बताया था बैक बाउंडिंग में, होमो और लूमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से हाईएस्ट एनर्जी लेवल का कौन सा है? और उसके बाद बताया था लूमो, लोएस्ट और ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो उसके ऊपर के सभी खाली है, तो इनमें से सबसे कम एनर्जी किसका है? ये किसका काम करेगा? लूमो का। लूमो के जैसे लूमो नहीं है, तो ये बन जाएगा होमो और ये बन जाएगा लूमो। समझा है तो ठीक है, नहीं तो आराम से बैठना है। इसको बोलेंगे होमो, इसको बोलेंगे लूमो। तो प्रेजेंट से उसको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसको होमो जैसे मानेंगे, इसको हम लोग लूमो जैसे मानेंगे, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है जितने ऑर्बिटल्स है उनमें से जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में ही है, वैलेंस शेल में ही है ना, तो उस बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। उस बैंड को बोलेंगे एक्चुअली बैंड, मतलब बैंड थ्योरी एक बड़ा कंसेप्ट है जो यहाँ पे किसी काम का नहीं है, मतलब काम में नहीं है, वो कभी नहीं है, फिजिक्स में होगा तो पता नहीं, बैंड थ्योरी करके आता है। तो एक ऑर्बिटल को एक बैंड कंसीडर किया जाता है, और जब बहुत सारे देखो हमने दो एटम्स को मिलाया था, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला के क्या बन गया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल दो है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो। अब तीन एटम को मिला दिया तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3। पहले गैप ज्यादा था, गैप कम हो गया। 4 को मिलाएंगे 1 2 3 4। 5 को मिलाएंगे 1 2 3 4 5। तो जितने एटम्स मिलाते जाएंगे उतना ही इन और बैंड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। और डिस्टेंस कम होगा तो मूवमेंट ज्यादा होगा, इजी होगा। अरे दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहाँ खत्म होगी, दूसरी बिल्डिंग यहाँ शुरू हो रही है, डिस्टेंस कितना आता है? खाना खाने का घूमने के लिए भी मूवमेंट इजी है, डिफिकल्ट है? अब डिस्टेंस बढ़ गया तो कूद के जाना पड़ेगा, और सपोज लंबाई कम पड़ गई, ठीक है? समझ पा रहा है? तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मूवमेंट ज्यादा होगा, इजी होगा। दोनों बातें, ज्यादा भी होगा, इजी है तो ज्यादा ही होगा, ठीक है? तो ये होता है इधर।
तो जितना उन बैंड्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और जितना इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इजी होगा उतना कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो अब इन ऑर्बिटल्स को बैंड मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए वैलेंस बैंड कौन सा हो गया, ओके, और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो जिस लास्ट हाईएस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स है उसको मानते हैं हम लोग वैलेंस बैंड, तो उसके ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग कंडक्शन बैंड। समझ में आ रहा है? ओवो लुमो जैसे ही। अब हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भेजने हैं, 2p से। अब ये जो ब्लैक है ना इसको हम लोग 2p मानते हैं। क्या मानते हैं? ये रखा लेके मैंने इसको 2p मानते हैं, और ये डिस्टेंस नियरली इक्वल है। इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? कंडक्टिविटी इजीली शो करेगा नहीं करेगा? अब धीरे धीरे हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो अभी वैलेंस बैंड यहाँ पे है और कंडक्शन बैंड यहाँ पे है, तो मुझे क्या करना है, इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको एनर्जी देना होगा। किसको? वैलेंस बैंड। और जब इसको एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजा, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब कंडक्टिविटी, लेकिन ये तब शो करेगा जब इसको हल्का सा एनर्जी सप्लाई करने के बाद, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा। ये वाला नॉर्मल कंडीशन में करेगा। क्यों? अब जितना इनके बीच का गैप बढ़ते जाएगा उतना नॉर्मल कंडीशन में कंडक्टिविटी शो करने का प्रोबेबिलिटी, और उतना ही हमको कंडक्टिविटी शो करना है तो उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा या कम? अब और यहाँ पे हम लोग जो एनर्जी देते हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब भी किसी को आप जरूरत से ज्यादा गर्म करते तो क्या होता है, जल जाता है, बर्न हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो अब देखो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड नियरली इक्वल है, एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लगा तो कंडक्टिविटी शो कर देगा। अब क्या हुआ, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, अब और थोड़ा ज्यादा और ज्यादा, और ये इस टाइम पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप इतना ज्यादा है कि इस इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर देके उसका हीट बढ़ा के उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचाने के लिए उसको इतना एनर्जी देना होगा कि इसके पहले कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए उसका एनर्जी इतना बढ़ जाएगा कि वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे ये लकड़ी है, कंडक्टिविटी शो नहीं कर रही, हमने बोला, किसी ने बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी शो करेगी, ये हीट दे रहे थे, जल गई लेकिन कंडक्टिविटी शो नहीं किया। रीजन इससे डिस्टेंस इतना ज्यादा था कि ये पॉसिबल नहीं था। तो इस बेसिस पे इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको और इसको। तो ये वाला क्या अलाउड है, पॉसिबल है, नहीं है ये वाला, बट नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा सा गर्म करोगे तो मतलब हीट करोगे तो पॉसिबल है, नहीं है, लेकिन हीट अब और तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, नहीं है ये ट्रांजिशन, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। इस बेसिस पे ट्रांजिशन को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है फॉरबिडन ट्रांजिशन, कौन सा, फॉरबिडन, और दूसरा जो होता है वो होता है अलाउड। ठीक है, जो ट्रांजिशन पॉसिबल है, चाहे नॉर्मल कंडीशन है तो थोड़े से गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद, उस ट्रांजिशन को बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, अलाउड। और दूसरा होता है फॉरबिडन, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग फॉरबिडन। तो इसमें कौन सा रहेगा, इसमें और इसमें। ये नॉर्मल कंडीशन में हल्का सा गर्म करने के बाद इसको कुछ भी करो तो भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इस बेसिस पे इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के हिसाब से। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इक्वल साइज, ओवरलैप पास में रहेंगे, ओवरलैप ऐसा हो जाएगा, इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल
नहीं कर पाएगा, ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड, और बाकी को बोलेंगे अलाउ। नहीं समझा? देख लो एक बार, देखना लिखना नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, चैप्टर खत्म करना है। सेम कंसेप्ट फिजिक्स में भी आएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड आएगा, तो उसका बेस यही से शुरू होगा। वो अगर तो पता नहीं तो होगा जरूर यहाँ से। ओके है, चले आगे। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाले। ब्लैक पेन से जो ड्रॉ करूंगा वो वैलेंस बैंड, और ब्लू से ड्रॉ करूंगा वो कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, दिस इज वैलेंस बैंड, ये रहेगा दूसरा वैलेंस बैंड, और ये रहेगा तीसरा वैलेंस बैंड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कंडक्शन बैंड को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है वो ऐसे है, यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है वो ऐसे है, और यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है वो ऐसे है। सही है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नॉर्मल कंडीशन पे होगा, हल्का सा हीट करना होगा ताकि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाए, इफ पॉसिबल। तो इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलेंगे? फॉरबिडन गैप। ये गैप अलाउ, और ये गैप गैप ही नहीं, अलाउ कहां करेगा? सही है, मैं गैप बोला था, ट्रांजिशन नहीं पूछा। तो ट्रांजिशन अलाउ, ट्रांजिशन अलाउ, ट्रांजिशन, फॉरबिडन गैप है, गैप है, गैप नहीं। तो ये बनेगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। नहीं समझा? कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? कौन से? पक्का? अब ये जो कंडक्टर है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है आयोनिक कंडक्टर, और दूसरा कहा जाता है मेटालिक कंडक्टर। क्या होगा? ये किसकी वजह से होगा? आयन की वजह से, और ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे। अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इन दोनों को देखेंगे तो किसका कंडक्टिविटी ज्यादा है? ठीक है, नॉर्मल जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बोलते हैं ना सेमी मेटल, मतलब वो सेमी कंडक्टर जैसे, मेटल नॉन मेटल के बीच में। मेटल कंडक्टिविटी शो करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। एक बन गया कंडक्टर, दूसरा बन गया इंसुलेटर, और बीच वाले बन गए सेमी कंडक्टर। तो सिलिकॉन किसका एग्जांपल रहेगा? एक सिलिकॉन का सेमी कंडक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सिलिकॉन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पर सिलिकॉन को लिखेंगे, दिस इज सिलिकॉन 1, सिलिकॉन 2, सिलिकॉन 3, सिलिकॉन 4, सिलिकॉन 5, ठीक है। हर किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कार्बन पहले में आता है तो वैलेंस शेल विल बी 4। ठीक है, अब देखेंगे फोन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ बॉन्डेड रहेगा, तो हर सिलिकॉन जो रहेगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। ये इधर बॉन्डेड होगा, ये इधर किसी के साथ बॉन्डेड होगा, ये इधर बॉन्डेड होगा, ऐसे। कोई अनफिट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, सभी किसी ना किसी
के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा है कम है? तो हम चाहेंगे उसका कंडक्टिविटी बढ़ाना कम करना, तो हम इसका कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी दो अलग अलग तरीके से बढ़ाती है और उसके हिसाब से उसको दो अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। एक को कहा जाता है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम किसको यूज करेंगे? टेम्परेचर को। कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होगा, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर होगा तो सिंपल सी बात है कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा बोल रहा है कि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे इम्प्यूरिटी। देखो इम्प्यूरिटी का अलग अलग मतलब निकलता है। नॉर्मली इम्प्यूरिटी का मतलब होता है जो अनवांटेड है, जो अनवांटेड है वो हमारे लिए इम्प्यूरिटी होगा। सपोज हमने बोला कि कहीं पे माइन है, उस माइन में से जो पत्थर निकल रहा है वो गोल्ड का है, और वहां हम गए और जब हमने वहां से निकाला तो पता चला कि ये स्टोन में गोल्ड तो है लेकिन पूरा का पूरा गोल्ड नहीं है, बिना काम का भी कुछ है। तो जो बिना काम का रहेगा वो किसका काम करेगा? अब ये पता चला कि उस स्टोन में से सिर्फ 2% गोल्ड है, बाकी का बिना काम का है। तो हमारे लिए 95% जो है वो क्या है? इम्प्यूरिटी, और 2% क्या है? प्योरिटी, मतलब प्योर फॉर्म। तो इम्प्यूरिटी क्या है, इसका डेफिनेशन कंडीशन के हिसाब से अलग अलग है। हमारे लिए जो इम्प्यूरिटी है वो किसी के लिए काम का भी हो सकता है। हमारे जैसे हम खाने की बात करें, बाहर खाना खाने जाते हैं होटल में वगैरह, खाना बच जाता है वैसे फेंक देते हैं, वो हमारे लिए इम्प्यूरिटी हो गया। बट वही खाना किसी के लिए जाओगे लेके जाओगे तो उसके लिए वो प्योर मतलब काम का रहेगा वैसे। तो बेस्ट क्या है? खाना खाने जाते रेस्टोरेंट में, अच्छी बात है, खाना बच जाता है तो उसको वही देने से अच्छा है उसको पैक करवा दो बॉक्स में, और बाहर निकलोगे रास्ते में कोई दिख जाएगा उसको दे दो। जब आप वहां फेंकोगे तो वो डस्टबिन में जाएगा, लेके आओगे तो पेट में जाएगा। बहुत बार होता है ऐसा कि हम जो बच जाता है वो फेंक देते हैं, अच्छी बात नहीं है। बाहर किसी को दोगे तो एटलीस्ट उसको वो यूज कर पाएगा, तब पेट भर जाएगा एक टाइम के लिए। तो ऐसा है, तो हमारे लिए वहाँ पे इम्प्यूरिटी था वो किसी के लिए काम का हो सकता है। तो इम्प्यूरिटी क्या है ये एग्जैक्टली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे पास गोल्ड है, उस गोल्ड में थोड़ा सा मैंने सिल्वर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे गोल्ड जो रहेगा वो प्योर है, और उसके अंदर ऐड किसको किया? तो ये किसका काम करेगा? लेकिन मुझे सिल्वर भी चाहिए तो गोल्ड किसका काम करेगा? तो ऐसा मतलब वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमको जो चाहिए वो अच्छा, तो नहीं चाहिए वो इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे उन्होंने इम्प्यूरिटी नाम का वर्ड यूज किया हुआ है कि सपोज ये सिलिकॉन का बना हुआ सेमीकंडक्टर है, और इस सेमीकंडक्टर 100% सिलिकॉन का ही बना है, तो वो 100% प्योर है, तो इम्प्यूरिटी इज 0। लेकिन इन केस हमने यहाँ पे किसी एक सिलिकॉन को निकाल के उसके जगह दूसरे को रखा, तो इसके अंदर सिलिकॉन के अलावा दूसरा कोई प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इम्प्यूरिटी। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे करेंगे? तो सपोज हमने बोला कि ये मेरे पास गोल्ड का है और एक सिल्वर का है, दोनों को मिक्स करना है, ऐसा करेंगे हो गया। अरे होगा नहीं होगा? तो क्या करेंगे? गोल्ड को हीट करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे, फिर सिल्वर को हीट करेंगे, मेल्ट करेंगे, और दोनों का मेल्टेड सॉल्यूशन जो है वो मिक्स हो जाएगा, और बाद में इसको फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर से मोल्टन से कहाँ पे आएगा? तो अब जो सॉलिड हमको मिलेगा उसमें सिल्वर और गोल्ड एक दूसरे के साथ मिक्स है। ऐसा नहीं कि सिल्वर सरफेस के ऊपर रहेगा, इनसाइड में भी रहेगा, क्योंकि प्रॉपरली मिक्स हुआ था। तो मिक्सिंग ऐसे होता है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि उस सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, तो इस सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे। जिस इम्प्यूरिटी को ऐड करना है वो थोड़ी सी वहां पे ऐड करेंगे मोल्टन स्टेट में, और फिर इसको ठंडा करेंगे।
तो किसी एक जगह सिलिकॉन की जगह कौन जाके बैठेगा? इम्प्यूरिटी, वो भी इम्प्यूरिटी, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्यूरिटी। और इस इम्प्यूरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। क्या कहा जाता है? डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब होता है इम्प्यूरिटी को ऐड करना प्योर सब्सटेंस में। अब इसमें हमने कंडक्टिविटी बढ़ाया, किसको ऐड करके? तो बाहर से किसी को ऐड करके कंडक्टिविटी बढ़ाया या उस सेमीकंडक्टर के अंदर से ही हमने एनर्जी बढ़ाया? तो जब किसी को बाहर से बुला के बाहर से ऐड करके कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो ऐसे सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्यों? बाहर से आई हुई इंप्यूरिटी के वजह से कंडक्टिविटी बढ़ी, इसलिए बाहर से आई हुई इंप्यूरिटी के वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई है, एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से इंप्यूरिटी बढ़ी है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। और यहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, किसी को ऐड किया क्या? नहीं किया, मतलब इसके इंटरनल फैक्टर के वजह से हुआ, किसी को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रिंसिक। तो एक हो गया एक्सट्रिंसिक और दूसरा हो गया इंट्रिंसिक। नहीं समझा? टेम्परेचर आपको यहाँ पे भी देना है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे भी देना है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सिलिकॉन को हीट कर दो, थोड़ी सी इंप्यूरिटी ऐड कर दो, उसको कूल कर दो, बाद में आपको फिर से हीट करने की जरूरत नहीं है, उस इंप्यूरिटी की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे? थोड़ी देर के बाद बताता हूं। इसमें क्या होगा? टेम्परेचर दोगे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम कर दोगे कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। मतलब ये बार बार करने वाला काम है, ये एक बार। समझ में आ रहा है? तो एक होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक। नाम समझ में आ गए दोनों के? तो इसमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगा, इसमें इंप्यूरिटी बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगा। समझा नहीं समझा? अब ये जो इंप्यूरिटी है ना, वो इंप्यूरिटी दो तरीके से होती है। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच इंप्यूरिटी और दूसरे को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्यूरिटी। अब यहाँ पे फिर से ये दो वर्ड का मतलब यहाँ पे अलग है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, 8 से कम है, 8 से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच। 8 विथ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब थोड़ा सा अलग है। सिंपल सी बात है, इसको हम एक सिलिकॉन का पार्टिकल मानते हैं, तो यही ले लेते हैं इसको। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब एक सिलिकॉन को रिमूव करके हमने वहां पे किसी दूसरे सब्सटेंस को रखा है, तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? और मैं वहां पे जो सब्सटेंस रखा उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन के पास कितने थे? 4। और इसके पास कितने हैं? जिसको रिप्लेस करके रख रहा है, तो सिलिकॉन के कंपेयर में ये 3 वाला इलेक्ट्रॉन रिच हुआ या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझा? नहीं समझा? एक सिलिकॉन को निकाला, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 4। वहां पे हमने जिसको ऐड किया वो कौन है? 3 इलेक्ट्रॉन वाला। तो उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए या उससे कम? कम। एक कम है ना, और जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। किसको निकाला? कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? वहां पे हमने किसी दूसरे को ऐड किया जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिच और डेफिशिएंट, जिसको निकाला उसके कंपेयर में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो रिच, उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो डेफिशिएंट। नॉर्मली जो मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। सपोज मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वाले को निकाल दिया और 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो किसका क्वांटिटी कम हो गया? नेगेटिव का, पॉजिटिव का। और 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और 3 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज को लगा दिया, तो किसका क्वांटिटी कम हो गया? नेगेटिव का या पॉजिटिव का? नेगेटिव का। अब नेगेटिव कम हो गया मतलब पॉजिटिव तो ज्यादा रहेगा। नॉर्मली पॉजिटिव नेगेटिव कैसा था? इक्वल था ना, तो हमने कितने नेगेटिव को निकाला? मान लेते पहले 100 नेगेटिव 100 पॉजिटिव थे, तो ओवरऑल चार्ज हमने 4 नेगेटिव को निकाल दिया, कितने बच गए? 96। और पॉजिटिव ओवरऑल चार्ज +4।
अब 96 नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, अब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वाले को रख दिया तो कितने हो गए 99 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज तो -99 प्लस 100, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है। 100 थे, 4 को निकाल दिया 96 हो गए, और 5 इलेक्ट्रॉन वाले को ऐड कर दिया 101 हो गए नेगेटिव वाले, और 100 हो गए कौन ज्यादा है हाँ तो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन वाले को रखेंगे तो न्यूट्रल ग्रे। नहीं समझा? अब रियल में निकाल के देखते हैं। इसमें से हमने सिलिकॉन को निकाल दिया 1, कितने सिलिकॉन 1। अब जिस सिलिकॉन को हमने निकाला था वो अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके गया, खुद के लेके जाएगा दूसरे को क्यों लेके जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेके गया 3। यहाँ पे हम कैपिटल A को ऐड करेंगे जिसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पे है कैपिटल A, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीसरा। तो इस A ने कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, ओके जब 4 इलेक्ट्रॉन लेके गए थे तो जगह कितने के लिए बची थी 4 में से कितने वैकेंसी फुलफिल्ड है, और एक वैकेंसी अभी भी है, एक वैकेंसी अभी भी है ना, और इस वैकेंसी को बोलते हैं होल। क्या बोलेंगे खाली होल है जहाँ पे पहले कौन रहता था इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो वैकेंसी कितनी थी 4, लेकिन ऐड कितने किए तो बचा कितना, तो एक यहाँ पे वैकेंसी है। इसको पॉजिटिव होल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पॉजिटिव होल। याद तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन रिच को ओवरऑल चार्ज कौन सा आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव पक्का। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसलिए, ये का मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसको ऐड किया एज इंफिनिटी करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच को, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा एन टाइम, किसके वजह से हो गया। अब इस बी के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 5, जैसे बॉन्डेड कितने हैं, फ्री कितना है, और जो फ्री होगा वो डीलोकलाइज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है वो जल्दी घूमता है, और जो जल्दी घूमेगा वो कंडक्टिविटी की ज्यादा शो करेगा, और इसमें कंडक्टिविटी होती है फ्री डीलोकलाइज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसके पास है, और इसलिए कहा जाता है कि इंफिनिटी को ऐड करने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझा नहीं समझा? तो इस एन टाइप में कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से या होल की वजह से, तो होल की वजह से कहां पे था वो भी निकाल लेता हूं, काम रह गया था। यहाँ पे होल है ना ये, अब बोलो कि होल की वजह से कंडक्टिविटी कैसे, होल की वजह से कंडक्टिविटी कैसे। मान लेते सभी जगह 3 लोग बैठे हैं और इसमें से एक जन चला गया, तो वैकेंसी कितना है, तो क्या हो सकता है, ये बोलेगा चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, तो वैकेंसी यहाँ चली गई। ये बोलता है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वैकेंसी यहाँ चली गई। ये बोलता है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वैकेंसी यहाँ चली गई। अब ये बोल रहा है मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, वैकेंसी यहाँ चली गई। मतलब होल घूम रहा है, कौन घूम रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जिस डायरेक्शन में वो होल गया उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज हो रहे डीलोकलाइज, और जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गए इसका मतलब कंडक्टिविटी, और जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इतने इजीली नहीं मूव हो पा रहे थे क्योंकि उनको मूव होने के लिए जगह नहीं थी, पहले सभी बेंच पे 3 लोग बैठे, जगह कहाँ पे थी, नहीं थी। अब एक जगह खाली हो गई है तो मूवमेंट इजी हो जाएगा, तो कोई बोल भी नहीं पाएगा, सब जगह पर बैठ गया। सही है गलत है?
तो इसीलिए ये होल की वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया वो भी डीलोकलाइज, और जो होल बना उसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जगह मिल गई, और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा अपनी जगह होल छोड़ेगा, फिर ये इस होल में दूसरा आएगा, फिर वो अपनी जगह होल छोड़ेगा, और ये सर्कल ऑफ लाइफ चलते रहेगा। और इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगा या कम होगा? एक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। नहीं समझा? बहुत सिंपल और इजी टॉपिक है, नहीं है? देख लो एक बार, लिखना नहीं है, देखना है। लोन पेयर होगा तो मूवमेंट होगा, क्योंकि हमने बोला था कि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, लेकिन कब? जब उसको रेजोनेंस में वगैरह से घूमने के लिए जगह मिलेगी तो। लेकिन नॉर्मली सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ये ग्रुप 14 का सिलिकॉन है, ग्रुप 14 का सिलिकॉन है। तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ग्रुप 14 वाले को निकाल के या तो ग्रुप 13 वाले को ऐड किया जाता है या तो ग्रुप 15 वाले को, क्योंकि 15 वाला आएगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और 13 वाला आएगा तो होल को साथ लेके आएगा, और दोनों कंडीशन ऐसे है जिससे डीलोकलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नहीं समझा? क्लियर है? अब कितने टाइप के सेमीकंडक्टर बोला मैंने? दो। कौन से बोलते हैं? एन और पी दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं डायोड, एनपी डायोड, पीएन डायोड। पीएनपी और एनपीएन ट्रायोड बनता है, जिसको ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, और बाद में रेक्टिफायर भी आता है। अलग अलग नाम है, फिजिक्स में आ जाएंगे, ठीक है? डीप में नहीं जाना। डायोड पढ़ा? डायोड, ट्रायोड, पीएनपी जंक्शन डायोड आता है, रेक्टिफायर आता है, ट्रांजिस्टर आता है, फिजिक्स में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है? ये वर्ड सब फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले नहीं है, लेकिन उसका यूज बता रहा हूं कहां पे यूज होता है, ठीक है? एक बार देख लेना। मैंने बोला था ये जहाँ पे खत्म होगा फिजिक्स वहां से शुरू होता है, इसलिए आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है। ये भी आता है एन टाइप, पी टाइप, संसद के महासभ्य, लोकसभा राज्यसभा नहीं है। लिखो, और लिखने से पहले टेक्स्ट निकालो, बताता हूँ। 1.9 तक सब कुछ बता के हो गया था। 1.10 निकालो, क्या है? उसमें देखो लिखा होगा, उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर विद रेंज दिया हुआ है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, मेटल में कंडक्टिविटी होती है क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में वो कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, और ये होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके पीछे देखो 3 डायग्राम है, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए। आप इंसुलेटर में देखोगे तो फॉरबिडन जोन लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर आप देखोगे तो हाईलाइट करके लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वैसे कौन होता है? एक्सट्रिंसिक। नेक्स्ट वाला पेज, उसका पहला वर्ड प्रोटीन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। नीचे डायग्राम से 3, पहला वाला जो डायग्राम है 13.1.34 वाला, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, वो 100% प्योर है। दूसरे में देखोगे तो आर्सेनिक को ऐड किया है जो ग्रुप नंबर 15 का है, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट वाले में देखोगे तो ग्रुप नंबर 13 के बोरॉन को ऐड किया है, तो पॉजिटिव होल बना है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। राइट साइड वाले में एप्लीकेशन में लिखा होगा पीएनपी जंक्शन डायोड बनाएंगे, ट्रांजिशन बनाएंगे, रेक्टिफायर बनाएंगे, ये सब फिजिक्स के रिलेटेड वर्ड्स है, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? 1.11 क्या है? उसका
इंट्रोडक्शन में आता है कि इलेक्ट्रॉन रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों शो करता है। ये मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर में बोला था कि इलेक्ट्रॉन रोटेशन भी करता है, रिवॉल्यूशन भी करता है, और इन दोनों प्रॉपर्टी के वजह से ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेड रहेंगे तो डायमैग्नेटिक, एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। 3 और नए आते हैं, फेरो, एंटी फेरो और फेरी। शॉर्ट में बताता हूं मैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक ही डायरेक्शन में है। फिगर देखो आगे 1.36, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक ही डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे नहीं करेंगे? इसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक। या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड में देखोगे तो जितने क्लॉकवाइज है उतने ही एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसको बोला है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और लास्ट वाले में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों है, लेकिन दोनों का क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो वो 100% एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, तो उसको बोला है फेरीमैग्नेटिक। क्या बोला है? फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर कल शॉर्ट नोट लिख के लानी है, तो बाकी मैंने बता दिया, लास्ट वाला आपके लिए छोड़ता हूँ 1.11, एंड दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। धन्यवाद। लिख सकते हो बिना आवाज दिए।